गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट, बिजनेस सर्विसेज। नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता लगने वाला है। अब बिजनेस सर्विसेज जो ये वर्ड है, पहले इसका मतलब जान लेते हैं। देखो, ये दो वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला वर्ड इसमें क्या आ रहा है? दैट इज द बिजनेस। भाई, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है कोई भी एंटरप्राइजेस, कोई भी फर्म जहां पे कोई भी ट्रेडिंग हो रही है गुड एंड सर्विसेज की, दैट इज बेसिकली बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ? कोई भी फर्म, कोई भी एंटरप्राइजेस जो किस में इन्वॉल्व है, किसी गुड एंड सर्विस की ट्रेडिंग में, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? बिजनेस। सर्विसेज का मतलब होता है कोई भी इंटेंजिबल प्रोडक्ट। जब आप सर्विसेज को क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल होती है ना, लाइक अकाउंटिंग, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, ट्रेवलिंग। सर्विसेज क्या होती हैं? इंटेंजिबल, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ना इनका कोई साइज है, ना कोई इनका शेप है, ना कोई इनका कलर होता है। तो सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? इंटेंजिबल प्रोडक्ट। जबकि गुड्स क्या होता है? टेंजिबल प्रोडक्ट होता है। जैसे ये पेन, ये टेंजिबल है, लेकिन जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जो मेरी सर्विस है, वो कैसी है? इंटेंजिबल। आप फील कर सकते हो कपड़े अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, लाइक दैट, और उसका कोई साइज शेप कलर नहीं है। अब यानी कि इन दोनों टर्म्स को जब मिला देते हैं तो कंप्लीट मतलब पता लग जाता है कि बिजनेस सर्विसेज मींस दो सर्विसेज which are required, which are used by business enterprises। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज जिन सर्विसेज को यूज कर रहा है, हम उन्हें क्या बोल देते हैं? बिजनेस सर्विसेज। अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जो भी सर्विसेज यूज कर रहा है कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस एंटरप्राइजेज, हम उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस सर्विसेज। अब क्वेश्चन आता है, सर बिजनेस सर्विसेज कैसी हो सकती है? जैसे कि देखो, आज आपका बिजनेस है, ठीक है, आपको बैंकिंग सर्विस चाहिए। क्या बिना बैंकिंग सर्विस के बिजनेस कर सकते हो? कभी चेक जमा कराना है, कभी निकलवाना है, बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, कभी आपको लोन की जरूरत है। सिमिलरली इंश्योरेंस सर्विसेज, आज आप बिजनेस करते हो तो आपको डेफिनेटली अपना रिस्क कवर करने के लिए क्या कराना पड़ता है? इंश्योरेंस कराते हो, फायर इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस, लाइक दैट। फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी आपको चाहिए। सामान कहीं से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, कहीं पे अपना सामान बेच रहे हो, यू नीड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एंड वेयर हाउसिंग, अब आपका सामान तो पक बन रहा है सारा साल, लेकिन बिकता है कभी कभी, या कभी कभी आपका सामान कुछ महीने बनता है, बाकी सारा साल बिकता है। तो आपको उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? वेयर हाउसेज चाहिए, गोडाउन चाहिए, आप उनकी सर्विस यूज कर रहे हो। देन कम्युनिकेशन, भाई ऑब्वियसली आपने कोई ऑर्डर लेना है, कोई मेल करनी है, कोई फोन करना है, अपना कोई, तो वो इंफॉर्मेशन लेने देने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रॉपर कम्युनिकेशन। एंड देन पोस्टल सर्विसेज वी आल्सो यूज। जैसे कहीं पे कोई कुरियर भेजना है, कहीं पे कोई स्पीड पोस्ट करना है, तो वहां पे हम पोस्टल सर्विस भी यूज करते हैं। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। बट आई वांट टू टेल कि दीज ऑल आर बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या है? वो सर्विसेज जो बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेज यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग सर्विस की। भाई बैंकिंग सर्विस क्या है? These are those services which facilitate finance to business firm or any household। अब बैंकिंग सर्विस में क्या आता है सर? बैंक्स वगैरह आते हैं जो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं? फाइनेंस अरेंज कराते हैं। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए, इवन हाउस होल्ड के लिए। देखो, दोनों तरह से बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। एक तो बिजनेसमैन को अपनी फैक्ट्री खोलनी है तो उसको फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए। इसी तरह जब लोगों को लोन मिलता है तभी तो उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जो बैंक है अपनी सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? फॉर्म को ही प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेसमैन को ही प्रोवाइड कर रहा है, ताकि दोनों को इससे बेनिफिट मिल रहा है। इंश्योरेंस सर्विसेज, अब ये कौन सी सर्विसेज होती हैं? जो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आपसे कुछ फीस वगैरह चार्ज करती है, जिसको हम टेक्निकली पता क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। हम वो प्रीमियम पे करते हैं, उसके बदले हमारा रिस्क कवर हो जाता है। मान लो मैंने फायर इंश्योरेंस करा लिया, चल इंश्योरेंस करा लिया, तो ये मेरे को उससे रिस्क मेरा कवर हो जाता है। देन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कभी रॉ मटेरियल आपको चाहिए, कभी फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, कभी अपने ह्यूमन रिसोर्स को आपने बुलाना है, आपके वर्कर्स वगैरह काम पे जो आते हैं, तो उन सबको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस जाने के लिए। अब रोड, रेल, एयरवेज, वाटरवेज, ये हमारे मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होते हैं। तो अब यानी कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब कुछ कंपनी तो क्या करती है, अपनी सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर लेती है, अपने खुद ही ट्रक वगैरह रखे हुए हैं और उनके थ्रू वो क्या कर रही है, अपना सामान भेज रहे हैं, जा रहे हैं। अदरवाइज बाकी लोग क्या करते हैं, बाहर से इन सर्विस को हायर करते हैं। बट ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम। अब वेयर हाउसेस क्या होते हैं सर, अब आपको अपने रॉ मटेरियल को स्टोर करना है, फिनिश गुड को स्टोर करना है, इसके लिए प्रॉपर आपको गोडाउन वगैरह चाहिए होते हैं, वेयर हाउस चाहिए होते हैं, ताकि आपको रेगुलर सप्लाई मिलती रहे अपने रॉ मटेरियल की भी और आपके प्रोडक्ट की भी, जो सप्लाई है मार्केट में रेगुलरली होती रहे। इसीलिए भी हमें वेयर हाउस चाहिए। देन कम्युनिकेशन। अब डेफिनेटली सर आपको कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा, जब तक आपने अपनी it means a process or services of exchanging message between two or more people। यदि आपने मैसेज पहुंचाना है, उनकी बात सुननी है, मेल करना है, या आपने फोन के थ्रू बात की, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। भाई थ्रू कम्युनिकेशन क्या होता है, एक दूसरे को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, आप प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर आपसे इंक्वायरी करेगा, आप ऑर्डर के बारे में इंक्वायरी करेगा, कोई कंप्लेंट है बताएगा, कोई सजेशन है वो देगा, तो बाय दिस कस्टमर से आप कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर रहे हो। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट इसको भी, कम्युनिकेशन को। एंड देन सिक्स्थ आता है पोस्टल सर्विसेज। अब इंडिया के अंदर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है हमारा स्पेशल। अब इनका काम क्या है, बहुत सारी पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में तो हमारे जिसको ना 23 पोस्टल सर्कल में डिवाइड किया हुआ है। पूरे इंडिया में कितने सर्कल है, 23 सर्कल। और ये अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फैसिलिटीज है, हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाके अपने पैसे सेव करा सकते हैं। याद है कहीं पोस्ट ऑफिस सेविंग कराते हैं लोग, काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा हमें अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विसेज, ये सब सर्विसेज भी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। तो ये सारी सर्विसेज क्या है, बिजनेस सर्विसेज। क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस सर्विसेज। इनका मेन मकसद क्या है, हमें प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि बिजनेसमैन अपना बिजनेस अच्छे से चला सके। अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा बैंकिंग सर्विसेज को। तो मैंने आपको क्या बताया, बैंकिंग सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना इनके बिजनेस को चलाना आज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब जैसे कि देखो बैंक हमें कैसे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सर्विस सच एज ऑपरेटिंग अकाउंट, अपने अकाउंट को ऑपरेट करना, मेकिंग ट्रांसफर, पैसे को ट्रांसफर करना, पेइंग स्टैंडर्ड ऑर्डर्स एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी को सेल एंड परचेज करना। ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, और हम इसे क्या बोल देते हैं, बैंक सर्विसेज। भैया बैंक में जाते हो, अपना अकाउंट खोलते हो, बैंक के थ्रू अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। इवन बैंक में आप कई बार अपनी कुछ कीमती सामान भी रख सकते हो, लॉकर फैसिलिटी बैंक आपको देता है। यस और नो, बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा भी आप जमा करा सकते हो, आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, बैंक सर्विसेज। अब बैंक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अब बैंक की अगर हम डेफिनेशन पूछें, a bank may be defined as an institution which deals in money and instrument of credit। बैंक किसके साथ डील कर रहा है, मनी के साथ डील कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट के साथ डील कर रहा है। यहाँ बैंक में हम क्या करते हैं, अपने पैसे जमा कराते हैं और बैंक हमें लोगों को लोन भी देता है। देखो बैंक के दो मेन काम होते हैं, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड आल्सो प्रोवाइड लोन टू द पब्लिक। आज आपके पास पैसे फालतू पड़े हैं, बैंक में जमा करा दोगी, कल आपको लोन की जरूरत है तो बैंक से आप लोन भी ले सकते हो। अब आपके सिलेबस में ना, अब एक चीज याद रखना कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक, अब दो चीजें याद रखेंगे कि बैंक की अर्निंग कहां से होती है। आप बैंक में गए, आपने पैसे जमा कराए, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है मान लीजिए 5%, ठीक है। आप लोन लेने गए, बैंक आपसे चार्ज करेगा 10%, 11%। तो ये जो 5 या 6% बैंक एक्स्ट्रा लेता है ना, यही बैंक का क्या होता है, इनकम का सोर्स। समझ आ रही है, बैंक को इनकम कहां से होती है, यहीं से होती है। अब ये जो मार्जिन होता है, इसी के थ्रू बैंक अपने एक्सपेंसेस, अपनी अर्निंग, प्रॉफिट अर्न करता है और अपने एक्सपेंसेस को बियर करता है। अब बैंक के भी तो खर्चे है ना, इतना बड़ा स्टाफ रखा है, उनकी सैलरी देनी है, बिल्डिंग मेंटेन करनी है, कहां से निकलेंगे खर्चे, इसी मार्जिन से निकलेंगे। और मॉडर्न बैंक जो है बहुत सारे हमारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करते हैं, लाइक चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स जो उनके साथ हम डील करेंगे। अभी लेटर ऑन मैं आपको एक एक करके सारे बताऊंगा भी क्या क्या ये होती है। अब सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ अकाउंट इन बैंक।
भाई बैंक में कितनी तरह के अकाउंट होते हैं, अब ये पेपर में क्वेश्चन है आने वाला, इनमें से कोई ना कोई अच्छे से आप समझ के जाना। 5 तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर सेविंग अकाउंट क्या होता है। सर सेविंग अकाउंट आपका एक सिंपल अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट जिसमें आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है आप इसमें रखते हैं और बैंक आपको इसके बदले में इंटरेस्ट भी देगा। अब बेसिकली जो सेविंग अकाउंट है उन लोगों के लिए है जिनको अपनी इनकम का पार्ट यहाँ पे कुछ रखना चाहते हैं और कुछ इंटरेस्ट भी साथ साथ अर्न करना चाह रहे हैं। अब सेविंग जो अकाउंट है, अगर मैं आपको बताऊं, आप में से किसी ने भी स्टूडेंट्स ने अगर अकाउंट खुलवाया हुआ है तो 99% आपका बैंक में कौन सा अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट है। इसका मेन मकसद क्या है, आपकी सेविंग को प्रमोट करना। एक मिनिमम बैलेंस के साथ आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब ये जो मिनिमम बैलेंस है वेरी करता है, तो कुछ बैंक कहते हैं मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये होना चाहिए, कुछ कहते हैं मिनिमम बैलेंस 2000 होना चाहिए, कुछ हमारे अच्छे प्राइवेट बैंक कहते हैं 5000 से कम में नहीं खोलेंगे हम, डिपेंड्स। लेकिन एक इनिशियल आपको मिनिमम अमाउंट रखना पड़ेगा। अच्छा, नंबर ऑफ विड्रॉल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार मर्जी पैसे जमा कराओ, जितनी बार मर्जी विड्रॉ करो, कोई इन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब विड्रॉल जो होते हैं इस अकाउंट से कैसे करा सकते हैं सर, यहाँ तो हम चेक इशू कर सकते हैं, मेरे सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मैंने चेक काट के दिया आपको, आई कैन विड्रॉ द अमाउंट बाय चेक, या मैं एटीएम कार्ड के थ्रू भी पैसे निकलवा सकता हूं। लेकिन बैंक कई बार कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, नंबर ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम दिस अकाउंट हमें पता नहीं होती है। रीजन बीइंग हम इतनी बार बैंक में कभी ट्रेडिंग ही नहीं करते। मान लो बैंक ने कह दिया कि एक महीने में आप 15 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, हम कोई 15 बार ट्रांजैक्शन करते ही नहीं, हम तो महीने में शायद एक बार जाते हैं, इसलिए पता ही नहीं लगता। एनी टाइम यू कैन विड्रॉ यू मनी, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन सम टाइम कितनी बार आप विड्रॉ करोगे या कितना पैसा विड्रॉ करोगे, सम टाइम बैंक उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। जैसे कि एटीएम कार्ड में रिस्ट्रिक्शन होती है ना, एक दिन में 25,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन है। समझ आ रही है? ऐसे ही नंबर ऑफ विड्रॉल्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती है, एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स होती है। लेकिन हम लोगों को अवेयर ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इतनी हम अभी विड्रॉल्स करते ही नहीं है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस पे होता है बड़ा नॉमिनल होता है और हर बैंक का वेरी करता रहता है, टाइम टू टाइम और बैंक टू बैंक इट वेरीज। तो ये तो हुआ मेरे बच्चे सेविंग अकाउंट, ठीक है। यानी अगर आपका अकाउंट बैंक में है तो वो कौन सा है, सेविंग अकाउंट। अब आता है सर करंट अकाउंट। सर ये बिजनेसमैन का अकाउंट होता है, क्योंकि रेगुलर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, बार बार इनको बैंक में पैसे जमा कराने होते हैं, बार बार विड्रॉ कराने होते हैं। तो ये सर बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट खोलेंगे, हमेशा करंट अकाउंट, क्योंकि इस अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चाहे दिन में 50 बार पैसे जमा कराओ, 50 बार निकलवाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी टाइम बिना किसी नोटिस के आप जब मर्जी पैसे जमा कराएं, जब मर्जी विड्रॉ करें। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देता। ये आपको एक तरह से फैसिलिटी मिली है, किसको, बिजनेसमैन को, कि तुम इसके थ्रू अपने पैसे जितनी बार मर्जी जमा कराओ, जितनी बार विड्रॉ कराओ, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपका एक मिनिमम लिमिट से पैसे कम हो गए तो आपको बैंक को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मतलब जो करंट अकाउंट होते हैं ना, इसमें भी एक मिनिमम अमाउंट आपका बैंक में होना चाहिए, और ये काफी अच्छी लिमिट हो 10,000 तक कहते हैं। और अगर इससे कम हुआ तो बैंक उल्टा आपसे पैसे चार्ज करेगा कि तुम्हारे को मैंने सर्विस दी हुई है, मेरे को तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। इट इज अ कॉन्टिन्यूइंग नेचर एंड देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड। इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, आपका खुला लंबे समय तक आप इसमें काम कर सकते हो। एंड करंट अकाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। कौन सा वाला, बी पॉइंट। सर बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट, मतलब मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे करंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं, बैंक मेरे को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। रेदर इट इम्पोजेस सर्विस चार्जेस फॉर रनिंग दीज अकाउंट। इनफैक्ट कई बार तो बैंक आपसे सर्विस चार्जेस भी लेता है इसको रन करने की, कि तुम करंट अकाउंट चला रहे हो, तुम्हें मैंने फैसिलिटी दी हुई है, तुम्हें कुछ मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ये चार्जेस तभी बैंक मांगता है जब आपका उसमें मिनिमम अमाउंट से नीचे बैलेंस चला जाता है। एक मिनिमम अमाउंट अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हो, 10,000 है या 20,000 है, हर बैंक का अलग अलग होता है, तो बैंक आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अब ये क्या होता है, कई बार घर में नाम सुना, पापा कहते हैं मैंने तेरी एफडी कराई है,
वो एफडी क्या होती है? ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसको हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। अब ये वो अकाउंट है जिनमें आपने एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा जमा करा दिया। 1 साल की एफडी करा दी, 2 साल की करा दी, 3 साल की करा दी, आपने एफडी करा दी। इसका मेन पर्पज है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे बहुत अच्छा मिलता है और आपका पैसा एक फिक्स पीरियड के लिए सिक्योर हो गया। तो दैट इज माय डियर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता है? एफडी पे ही मिलता है। अब सबसे पहली बात सर, इसमें आपने एक बार पैसा डिपॉजिट करा दिया, अब आप फॉर फर्दर सच डिपॉजिट सेपरेट अकाउंट नीड टू बी ओपन। मतलब आपने एक बार एफडी करा दी 1 लाख रुपए की, अब दोबारा अगर आपको एफडी करानी है तो वो नई एफडी होगी, नया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलेगा। पुरानी एफडी में वो मर्ज नहीं होगा। पापा ने 6 महीने पहले आपकी एफडी कराई, आज पापा कहते हैं मैं एक और एफडी कराऊंगा, तो पापा को वो नई एफडी करानी पड़ेगी, नया अकाउंट ही खोलना पड़ेगा। सेकंड, दीज डिपॉजिट कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता है? एफडी में मिलता है, और ये भी वेरी करता रहता है बैंक टू बैंक। और जो पैसा आपने जमा कराया है उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, अगर इमरजेंसी में आपने प्रीमेच्योर विड्रॉल किया तो फिर आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो बैंक ने प्रॉमिस किया था। बैंक देखो ना, एफडी मैंने कराई 3 साल के लिए, 3 साल के लिए मेरे को मान लो बैंक ने बोला आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, गुड। मान लो मेरे को 2 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो बैंक में विड्रॉ तो कर सकता हूं इमरजेंसी में, लेकिन फिर हो सकता है बैंक मेरे को उतना इंटरेस्ट ना दे, उससे कम इंटरेस्ट दे। Then depositor is given a fixed deposit receipt which depositor has to produce at the time of maturity। आपने कभी एफडी देखी है? जब आप एफडी कराते हैं बैंक आपको क्या करता है? छोटी सी रिसिप्ट ही दे देता है, डॉक्यूमेंट सा होता है, पेपर सा, उसमें लिखा होता है कि आपने इतने पैसे जमा कराए, इस डेट को ये मैच्योर होंगे और आपको इतने पैसे मिलेंगे। और यानी कि जब मैच्योर होगा तो आप इसको दिखा के अपने पैसे कैश कर सकते हैं। इवन अगर आपको उसको रिन्यू कराना है तो आप उसको रिन्यू भी करा सकते हैं। मान लो मैंने एफडी 2 साल के लिए कराई, 2 साल में कहता हूं मैं 2 साल के लिए और कर दो, तो वही एफडी दोबारा रिन्यू भी हो जाती है। और इसको हम टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। जब मैच्योर का मतलब जब उसका टाइम खत्म हो गया, एफडी मैच्योर होती है, 2 साल का टाइम है तो एफडी कब मैच्योर होगी? 2 साल के बाद। फिर आता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी बोलते हैं शॉर्ट में इसको। अब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है बेटे? देखो, मेरे पास थे काफी पैसे, 2 लाख रुपए थे, मैंने जाकर अपनी बेटी की एफडी करा दी। अब एक बेचारा बंदा थोड़ा गरीब है, उसके पास 2 लाख इकट्ठे नहीं है, वो बैंक के पास गया, उसने कहा ऐसा है भाई मैं ना आपको हर महीने 10,000 रुपए जमा कराऊंगा 20 महीनों के लिए। कितने के लिए? 20 मंथ, फॉर नेक्स्ट 20 मंथ आई विल डिपॉजिट 10,000 रुपीज एवरी मंथ। समझ आ रहा है? बैंक कहते हैं कोई बात नहीं, आप करा दीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं? आरडी। लेकिन ये पर्सन 20 महीने से पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता। समझ आ रही है? आरडी में और एफडी में क्या फर्क है? एफडी में एक ही बार पैसा जमा होगा, इसमें आप थोड़े थोड़े करके रेकरिंग बार बार पैसे जमा करा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आरडी में भी उतना ही मिलता है जितना एफडी में मिलता है, और आरडी में भी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे कि हम एफडी में भी नहीं कर सकते। तो इसे क्या बोलते हैं? आरडी। तो इसमें क्या हुआ? फिक्स अमाउंट आपने डिपॉजिट करना है हर महीने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और टोटल अमाउंट आपको तभी पे होगा जब आपका वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? रेगुलर सेविंग हैबिट को इनकलकेट करना। एक बंदा हर महीने पैसे जमा करा रहा है, रेगुलर सेविंग हैबिट क्रिएट हो रही है, इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और ये भी टाइम टू टाइम बैंक टू बैंक वेरी करता है। पासबुक आपको दी होती है और हर महीने आपने एंट्री करानी है जैसे ही आप पैसे जमा कराएंगे। हाँ, डिपॉजिटर मैच्योरिटी से पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता। हाँ, इसके अगेंस्ट लोन ले सकता है। मान लो डिपॉजिटर को भी लोन की जरूरत पड़ गई तो आरडी के केस वो लोन ले सकता है, कि हाँ आरडी और एफडी के केस भी मिल सकता है। इनफैक्ट एफडी या आरडी अगर आपने कराई है बैंक में, आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। मान लो मेरे को एफडी नहीं तोड़वानी मतलब क्योंकि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो मैं उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकता हूं। तो आरडी और एफडी दोनों के अगेंस्ट लोन मिल सकता है। अब लास्ट आता है मेरे बच्चे मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। लास्ट है। अब मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट को क्या बोलते हैं? ये कॉम्बिनेशन है सेविंग बैंक अकाउंट का भी और फिक्स डिपॉजिट का भी। क्या है ये? दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है कि बैंक आपको ना एक स्पेशल फैसिलिटी देता है कि भाई आपने बैंक के साथ एक बात किया कि अगर आपका एक प्री डिटरमिन अमाउंट है आपके अकाउंट के अंदर, अगर उससे ज्यादा पैसा होगा
तो वो अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझे? मैंने बैंक को बोला मेरा 10,000 रुपया मेरे बैलेंस में मिनिमम होना चाहिए हर समय। 10,000 के बाद अगले 10,000 10,000 के जितने और ऊपर होते जाते हैं, अब उतनी एफडी करते जाना। मतलब मैंने एक लिमिट बताई कि तूने मेरी एफडी कितने की करनी है, 10,000 की, ठीक है। मेरे और मिनिमम मेरे बैंक पैसे कितने रहने चाहिए, 10,000। अब मेरे अकाउंट में जैसे ही 20,000 होंगे तो बैंक क्या करेगा, 10,000 की एफडी बना देगा। 19 पे नहीं बनाएगा, किसे बनाएगा, 20,000 पे। समझ आ रही है? मान लो मेरे अकाउंट में 51,000 हो गए, तो बैंक क्या करेगा, 11,000 छोड़ के 40,000 की 10,000 की 4 एफडी बना देगा। समझ आ रही है? मतलब ऑटोमेटिकली आपने बैंक को एक रिटर्न में दे दिया कि मेरे अकाउंट में जितना इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा पैसा होगा उसे तुम किस में कन्वर्ट कर दोगे, एफडी में। लेकिन माइंड वन थिंग, इसमें बेनिफिट बड़ा है क्या, अगर आपको कभी भी पैसे विड्रॉ करने की जरूरत पड़ गई, बैंक शो कितना कर रहा है मेरा, 11,000, मान लो 51,000 पड़े थे मेरे अकाउंट में, बैंक कितने शो करेगा, 11,000। 40,000 की क्या बन गई है मेरी, एफडी। लेकिन अगर मेरे को बैंक से पैसे विड्रॉ करने पड़ गए, मान लो 25,000 30,000, तो वो एफडी ऑटोमेटिकली टूट जाएगी और मेरे पैसे विड्रॉ हो जाएंगे। मतलब मेरे को उसके लिए कोई स्पेशल एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंड? नहीं समझ आई? ध्यान से सुनो, मैंने बैंक से एक फैसिलिटी ली। मेरे बैंक में हर समय कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, 10,000। इसके बाद 10,000 की, मान लो मैंने 20,000 की लिमिट ली, चलो मैंने क्या बोला, मेरी एफडी कितने की होनी चाहिए, 20,000। लिख के देना पड़ेगा, ये भी लिख के देना पड़ेगा मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए। अगर मैंने बोला मिनिमम अमाउंट 50,000 चाहिए, तो बैंक 50,000 से पहले मेरे पैसे को छड़ेगा नहीं। समझ आ रही है? मैंने कहा मिनिमम लिमिट होनी चाहिए मेरी 50,000, चलो मैंने लिख के दे दी, ठीक है। अब मैंने बोला अपने एफडी बनानी है मेरी 20,000 रुपए की, कितने की, 20,000 की। अब मेरे 50,000 पड़े हैं, 69,000 तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 70,000 होंगे वो क्या करेगा, 20,000 उठा के मेरे एफडी में डाल देगा। मेरी एक एफडी 20,000 पड़ी हुई है और 50,000 मेरे कैश पड़े हुए हैं। जैसे ही मेरे 90,000 होंगे वो तो 20-20 की 2 बन जाएंगी। अंडरस्टैंड? इसे बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन मिल गई ना, आपका फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट दोनों का मिक्सचर हो गया। अच्छा मजे की बात कहते हैं, मेरे को पैसे निकलवाने होंगे, मान लो मेरे को लोड पड़ गई 60,000 की, तो मैं चेक काट के दूंगा ना 60,000 का। 60 जब मैंने पैसे वैसे विड्रॉ कर लिए एटीएम से, तो 60,000 ही निकलेंगे, वो अपने आप मेरी एफडी टूट जाएगी, तो 20,000 की एफडी टूट जाएगी, एक पड़ी रह जाएगी। समझ आ गई? और मेरे बैंक में कितने पैसे जब शो करेगा फिर वो 10,000। एफडी टूट के 20 आ गया, 50 और 20 कितने हो गए, 70। 60 मैंने निकाल लिए, कितने शो करेगा, 10,000। क्लियर है? कल मैं फिर भी एक बार दोबारा कराऊंगा। अभी तुम्हें आई थिंक कुछ सब क्लियर हुआ आइडिया इसका, भाई घर जाके पढ़ना भी है इसको। तो क्या होता है इसके अंदर सर, इस दिस अकाउंट इंटरलिंक द सेविंग बैंक अकाउंट विद द डिपॉजिट अकाउंट, any amount in the excess of predetermined amount is automatically transferred to a fixed deposit. ये प्रीडिटरमिन आपको करना पड़ेगा। इट इनेबल द अकाउंट होल्डर टू अर्न बेटर इंटरेस्ट ऑन द मनी, क्योंकि देखो एफडी में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है और उसमें इंटरेस्ट कम मिलता है, तो डेफिनेटली मेरी जब एफडी बन जाएगी आई विल अर्न द बेटर। और इसको क्या बोलते हैं, ऑटो स्विप फैसिलिटी। क्या बोलते हैं, ऑटो स्विप। अपने आप मेरा पैसा स्विप होगा और एफडी में चला जाएगा। अब आते हैं सर, the account holder has a predefined a threshold limit and money up to that limit is kept in the form of cash in the saving account and any amount above the limit is automatically converted into FD. अभी आपको शो करना पड़ेगा मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कितना पैसा कम से कम मेरे को कैश में चाहिए और कितने कितने की मैं एफडी बनाना चाहता हूं। अच्छा, if the account holder want to withdraw money through an ATM check more than the amount lying as a cash in the bank account, then the fixed deposit is broken immediately. अपने आप फिक्स्ड एफडी टूट जाएगी ऑटोमेटिकली और अमाउंट होल्डर को पैसे वापस मिल जाएंगे। इसको बोलते स्वीप आउट और रिवर्स स्वीप। पहले स्वीप हुआ, आपकी एफडी बन गई और एफडी टूट के आपके पास पैसा आ गया, क्या बोला उसको, स्वीप आउट और रिवर्स स्वीप। और इसके लिए कुछ एप्लीकेशन नहीं देनी है, अपने आप ऑटोमेटिकली पैसा आपका उसमें आ जाएगा। तो दिस इज माय डियर मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो कल मैं आपको ये बैंक ड्राफ्ट वगैरह के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी चीजें हैं हमारी जो आपको जाननी है। क्लियर बच्चा? तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।